गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वीपीएस साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं भंवरलाल दैया एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ कक्षा 9 विज्ञान विषय के बायो पार्ट के महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेकर। आशा करता हूँ कि पीछे की क्लासेज के वीडियो आपने ध्यानपूर्वक देखे होंगे, सुने होंगे और आपको अवश्य ही समझ में आए होंगे। आप लगातार हमारे वीडियो देखते रहिए। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपकी वर्तमान समय का सदुपयोग होगा। आप वर्तमान समय जो आप घर पे कोरोना से सुरक्षित रहते हुए अपना अध्ययन करें, वो आपके लिए आगे के समय के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। बात करते हैं अपने अध्ययन से संबंधित। इससे पीछे वाली क्लास में, इससे पहले वाली क्लास में अपन परासरण के बारे में पढ़ रहे थे। कोशिका का संरचनात्मक संगठन पढ़ रहे हैं और कोशिका के संरचनात्मक संगठन में अपना बिंदु चल रहा था कोशिका झिल्ली अथवा प्लेज्मा झिल्ली। प्लेज्मा झिल्ली कोशिकीय क्रियाओं को करती है। उसमें पहली एक जो कोशिकीय क्रियाओं को करने की क्रिया थी विसरण, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब पढ़ते हैं अपन दूसरी क्रिया जिसके द्वारा कोशिका अपनी कोशिकीय क्रियाओं को संपन्न करती है। दूसरी कोशिकीय क्रिया है परासरण। छात्रों, इससे पहले की क्लास में मैं बता चुका हूँ आपको कि पदार्थ अथवा जल के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता, अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होकर गति करना परासरण कहलाता है। परासरण कहलाता है। इतना मैं आपको पहले की कक्षा में बता चुका हूँ। एक बार आप दोबारा से इसको रिपीट कर लीजिए। पदार्थ अर्थात अधिकतर मात्रा में, या यहाँ हम जब पढ़ रहे हैं यहाँ क्या ले लें इसको आप, जल के अणुओं का अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर किस में से होकर, अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर गति करना क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। इससे पूर्व की कक्षा में बता चुका हूँ आपको। अपने पास क्या था, प्लेज्मा झिल्ली युक्त अंडा, प्लेज्मा झिल्ली युक्त अंडा। क्या करना है इसको, तनु विलयन कहाँ रखना है, तनु विलयन के अंदर। मैं इससे पिछली वाली क्लास में बता चुका हूँ आपको, जिसमें विलायक की मात्रा तो अधिक अर्थात जल की मात्रा तो अधिक और विलेय पदार्थ अर्थात विलेय पदार्थ से क्या मतलब, घुलित पदार्थ शर्करा व लवण की मात्रा कम। तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं, तनु विलयन कहते हैं। यदि झिल्ली युक्त अंडे को तनु विलयन के अंदर रखा जाता तो क्या होता है, जल के अणु किसके अंदर प्रवेश करते हैं, अंडे के अंदर। जल के अणु कहाँ प्रवेश करेंगे, अंडे के अंदर। और अंडे के अंदर से जल के अणु कहाँ आएंगे,
विलयन के अंदर। जल के अणु अंडे के अंदर से कहाँ आएंगे? विलयन के अंदर। परंतु क्या होता है, विलयन से जो जल के अणु अंडे में प्रवेश करते हैं वो तो क्या होते हैं अपने अधिक, और अंडे से जो जल के अणु विलयन के अंदर आते हैं वो होते हैं बहुत ही कम। मतलब झिल्ली युक्त अंडे को तनु विलयन में रखा तो क्या क्रिया होने लगी? अंडे के अंदर से जल के अणु कहाँ आने लगे? विलयन में। और विलयन से जल के अणु कहाँ प्रवेश करने लगे? अंडे के अंदर। परंतु इस क्रिया में हुआ क्या? विलयन से जल के अधिक अणु अंडे के अंदर प्रवेश कर गए और अंडे से बाहर निकलने वाले जल के अणुओं की संख्या हो गई बहुत ही कम। तो ऐसी स्थिति में अंडा क्या हो जाएगा? फूल जाएगा, स्फीत हो जाएगा। ऐसी स्थिति में अंडा क्या हो जाएगा? अपना पूर्णतया स्फीत हो जाएगा अथवा फूल जाएगा। ऐसा विलयन जिसे अंडे के अंदर प्रवेश करने वाले जल के अणुओं की मात्रा अधिक और अंडे के अंदर से जल के अणु विलयन में बहुत कम बाहर निकलते हैं, उनके अणु जो बाहर निकलने वाले अणु उनकी संख्या बहुत कम। तो ऐसे विलयन को अपन क्या कहेंगे? ऐसे विलयन को हमें अल्प परासरी विलयन, अल्प परासरण दाबी विलयन कहते हैं। मतलब एक विलयन, उसके अंदर एक कोशिका रखी, झिल्ली युक्त कोशिका। अब विलयन से कोशिका के अंदर जो जल के अणु प्रवेश करते हैं उनकी संख्या अधिक और कोशिका के अंदर से जो जल के अणु बाहर निकलते हैं उनकी संख्या बहुत ही कम। तो ऐसे विलयन को हम क्या कहेंगे? अल्प परासरण दाबी विलयन। छात्रों, ऐसा का ऐसा प्रयोग हम अंडे के स्थान पर क्या ले लें? अंडे के स्थान पर क्या ले लें? किशमिश। क्या ले लें अपन? किशमिश, अर्थात जिसको खूबानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खूबानी भी कहा जाता है। यदि हम किशमिश अथवा खूबानी को कहाँ रख दें? तनु विलयन के अंदर डालें तो क्या होगा? जल के अणु अधिक किस में प्रवेश करेंगे? किशमिश में प्रवेश करेंगे। जल के अधिक अणु किसके अंदर प्रवेश करेंगे? किशमिश के अंदर प्रवेश करेंगे। और जल के बहुत कम अणु किशमिश से बाहर निकलेंगे तो अपनी किशमिश भी क्या हो जाएगी? फूल जाएगी अथवा पूर्णतया स्फीत हो जाएगी। समझे? जैसा प्रयोग हम अंडे के साथ में करें कि अंडे को यदि तनु विलयन में रखते हैं तो जल के अणु उसके अंदर ज़्यादा प्रवेश करते हैं, बाहर से बहुत कम निकलते हैं। इससे अंडा क्या हो जाता है? फूल जाता है अथवा स्फीत होता है। ऐसा का ऐसा प्रयोग हम किशमिश के साथ भी कर सकते हैं, अथवा किशमिश जिसका दूसरा नाम क्या है? खूबानी, उसके साथ भी कर सकते हैं। जब किशमिश को हम क्या करते हैं? तनु विलयन के अंदर रखते हैं तो विलयन में से जल के ज़्यादा अणु किशमिश के अंदर प्रवेश करते हैं और बहुत कम अणु, जल के बहुत कम अणु अथवा नहीं के बराबर किशमिश से विलयन में पहुंचते हैं अथवा निकलते हैं। ज़्यादा जल के अणु किशमिश के अंदर प्रवेश करते हैं, इसलिए किशमिश क्या हो जाती है? फूल जाती है अथवा स्फीत हो जाती है। अब आप समझ चुके होंगे कि अपने पास में जब हम अल्प परासरण दाबी विलयन के अंदर अंडे अथवा किशमिश को रखते हैं तो वे क्या हो जाते हैं? पूर्ण रूप से फूल जाते हैं, अपना पूर्ण आकार प्राप्त कर लेते हैं अथवा स्फीत हो जाते हैं। इन स्फीत अंडे को अथवा किशमिश को जब हम ऐसे विलयन में रखें जिससे जल के अणु जो कि
अंडे या अपनी किशमिश, जल के अणु जो कि अंडे या किशमिश के अंदर प्रवेश करें और वो किसके बराबर हों, अंडे व किशमिश से बाहर निकलने वाले अणु। देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि हम दूसरा एक प्रयोग करते हैं। क्या करें दूसरे प्रयोग के, इस दूसरे प्रयोग में जो अपने पास में पूर्ण रूप से स्फीत अथवा पूर्ण रूप से फूला हुआ अंडा और किशमिश है, उस अंडे और किशमिश को हम एक ऐसे विलयन में रखते हैं जिस विलयन से जितने जल के अणु अंडे और किशमिश के अंदर प्रवेश करते हैं वो किसके बराबर हैं, अंडे और किशमिश से बाहर निकलने वाले जल के अणुओं के बराबर हैं। जल के अणुओं के बराबर हैं। कहने का सीधा सा मतलब है कि जितने जल के अणु अंडे अथवा किशमिश के अंदर प्रवेश किए उतने ही जल के अणु अंडे और किशमिश से बाहर निकल आए। तो इस क्रिया में क्या होगा, अंडा व किशमिश के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अंडे व किशमिश में कोई परिवर्तन नहीं, अंडे व किशमिश में कोई परिवर्तन नहीं। एक ऐसा विलयन जिसमें अंडे और किशमिश को रखने पर अंडा और किशमिश के आकार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कारण क्या रहा, जल के जितने अणु अंडे और किशमिश में प्रवेश किए उतने ही जल के अणु क्या हो गए, अंडे और किशमिश से बाहर निकल गए। मतलब कुल अंदर प्रवेश करने वाले और बाहर निकालने वाले अणुओं की संख्या देखें तो वह नगण्य थी। तो ऐसे विलयन को हम क्या कहेंगे, समपरासरणी विलयन। समपरासरणी विलयन। तीसरी स्थिति के बारे में देखते हैं हम कि अंडे अथवा किशमिश को, अपने पास में क्या है, अंडे अथवा किशमिश को किस में रखेंगे, सांद्र विलयन में। कहाँ रखेंगे, सांद्र विलयन में। अब छात्रों आपको पुनः ध्यान करना कि सांद्र विलयन क्या होता है। सांद्र विलयन का अपना मतलब है एक तो जल जिसको आप विलायक समझते हैं, और दूसरा इसमें घुलित खनिज लवण अथवा शर्करा। जब विलायक में घुलित विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक हो अथवा जल में घुले हुए पदार्थों की मात्रा अधिक हो तो ऐसे विलयन को हम क्या कहेंगे, सांद्र विलयन। इस विलयन के अंदर जब हम अपने अंडे अथवा किशमिश को रखेंगे तो क्या होंगे, जल के जितने अणु अंडे और किशमिश में से बाहर निकलेंगे उनकी संख्या अधिक, मतलब बाहर निकलने वाले
जल के अणुओं की संख्या अधिक। बाहर कहाँ से? अंडे अथवा किशमिश से बाहर निकलने वाले जल के अणुओं की संख्या अधिक, और इसके विपरीत अंडे और किशमिश के अंदर प्रवेश करने वाले जल के अणुओं की संख्या कम। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? अंडा संकुचित हो जाएगा, पिचक जाएगा। अपनी जो पहले किशमिश और अंडा पूर्ण रूप से स्थित थे, पूरे फैले हुए थे, फूले हुए थे, वो अब वापस क्या हो जाएंगे? संकुचित हो जाएंगे, पिचक जाएंगे। क्यों? क्योंकि अंडा अथवा किशमिश से बाहर निकलने वाले जल के अणुओं की संख्या अधिक, और इनके अंदर प्रवेश करने वाले जल के अणुओं की संख्या बहुत ही कम। तो ऐसी स्थिति में अंडा अथवा अपने किशमिश क्या हो जाएगी? वापस संकुचित हो जाएंगे, पिचक जाएंगे। ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं? अति परासरणदाबी विलयन। अति परासरण दाबी विलयन। तो देखें छात्रों, हम अब तक पढ़ चुके हैं परासरण की क्रिया किस प्रकार कोशिका को प्रभावित करती है। परासरण की क्रिया के द्वारा कोशिका के आकार में क्या परिवर्तन होते हैं। यहाँ तक हम कोशिका का संरचनात्मक संगठन का एक भाग प्लेज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली पढ़ चुके हैं। इससे आगे कल अपनी दोबारा क्लास होती है, उसमें अपन पढ़ेंगे।